गुड मॉर्निंग। एनसीईआरटी सिलेबस के तहत कक्षा 7 ज्योग्राफी के अंतर्गत हम अध्याय 4 वायु का अध्ययन कर रहे हैं और आज के टॉपिक में हम मौसम एवं जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। तापमान, पवनें, वायुदाब, इन सब का अध्ययन आज हम इस अध्याय में करने जा रहे हैं। मौसम एवं जलवायु। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय जो वनडे मैच होता है उसके भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना हो। यदि हम कल्पना करते हैं कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अगर ज़्यादा गर्मी और नमी होती है, उमस होती है, तो हमें कितना चिड़चिड़ापन रहता है। अच्छा और हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं। अचानक से हवा तेज आंधी होने लगती है, बारिश आने लगती है, कभी तेज धूप आ जाती है, कभी बहुत गर्मी लगती है, कभी बहुत सर्दी लगती है। किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या आप अब समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? तो हमने देखा है जो जलवायु है दीर्घकाल में, जैसे राजस्थान है और राजस्थान में कई वर्षों से यहाँ गर्मी ही है ज़्यादातर, तो औसत मौसम गर्मी का रहता है, इसीलिए यहाँ की जलवायु अर्धशुष्क होती है राजस्थान की। तो ये जलवायु बहुत समय के आंकड़े होते हैं, बहुत वर्षों के आंकड़े होते हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के कितने भाग का? केवल एक भाग, 2 अरबवा भाग ही प्राप्त करती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना। सूर्य की ऊर्जा का जो है अत्यंत ही कम भाग प्राप्त करती है पृथ्वी। फिर भी यहाँ पर इतनी सारी हमें पता है। ग्रीष्म ऋतु में तो हम तपन से बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं, समस्या आ जाती है, बहुत गर्मी होती है। सूर्य का कुछ भाग है वो। फिर भी तापमान, आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन में और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु अधिक गर्मी, वो तो हमें पता है, गर्मी में ज़्यादा, ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा गर्मी होगी। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। जो ऊर्जा सूर्य की पृथ्वी रोक लेती है वो आतपन कहलाती है। एवं आतपन जो है सूर्यतप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। हमने जाना है जो पृथ्वी होती है ये भूमध्य रेखा जा रही है। भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी होती है वो सीधी पड़ती है यहाँ पर। और धीरे धीरे जैसे ही ये बढ़ता जाता है, जैसे ही ये हटता जाएगा, तब क्या होगा? भूमध्य रेखा से सूर्य की जो दूरी है, यानी कि सूर्य की जो किरणें तिरछी पड़ेगी, फिर तिरछी पड़ेगी और तिरछी पड़ने के कारण
जिस प्रकार से यहाँ से दूरी बढ़ती जाएगी और इधर भी उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध दोनों तरफ, तो यहाँ धीरे धीरे सर्दी बढ़ती जाएगी और ध्रुवों, यहाँ जो किनारे हैं यहाँ ध्रुव हैं और ध्रुवों पर तो सर्वाधिक ठंड पड़ती है, शीत ऋतु ही मानी जाती है। तो इस प्रकार से हमने जाना है। अब आप समझ गए कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए होते हैं, क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती है वो बिल्कुल ही तिरछी ध्रुवों पर गिरती है। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो ये इतनी गर्मी हो जाएगी यहाँ पर कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेगी। जिस प्रकार से वर्तमान की स्थिति है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है, पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ने के कारण ओजोन परत हमारी जो क्षीण होती जा रही है और सूर्य की रोशनी सीधी ही धरती पर पहुंच रही है, जिससे बहुत सारे जीवों पर और फसलों, कृषि पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है और दिन के समय में एस्फाल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय में यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस होती है, सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस, और इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। और सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री पर जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। जल कब जमता है? 0 डिग्री जैसे ही जल का तापमान हुआ वह बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है एवं 100 डिग्री पर उसको गर्म करते हैं तब वो उबलने लगता है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं और जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। वायुदाब। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ में बल भी लगाती है। हमारे शरीर पर वायु का बहुत ज़्यादा दाब होता है किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। हमारे ऊपर कितने ही किलो वजन हमारे ऊपर होता है लेकिन हमें उसका वजन क्यों नहीं लगता है? हमें महसूस क्यों नहीं होता कि हमारे ऊपर कोई भार है वायु का? इसलिए क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से होता है और हमारा शरीर विपरीत बल भी लगाता है। उदाहरण के लिए देखिए, जिस प्रकार से यह एक बॉक्स और इसके अंतर्गत ये वायु ऊपर से बल लगाती है, बहुत सारा वायु चारों तरफ से बल लगाती है। इधर से भी लगाती है, इस तरफ से भी लगाती है, इस कोने से भी लगाती है और इस कोने से भी लगाती है। और पृथ्वी जो है वो भी हमें गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती भी है। तो चारों तरफ से जब बल लगता है तब क्या हो जाता है? इधर से बल लगा और इधर से बल लगा तो वह शून्य हो जाता है, इधर से वो भी शून्य। तब चारों तरफ से जो बल लगता है इसके कारण हमें उस दाब का अनुभव नहीं हो पाता है, वो शून्य हो जाता है और हमारा शरीर भी विपरीत बल लगाता है। इसलिए अगर हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं, हमारे हाथ से दबाते हैं तो हमें दबाव महसूस होता है, परंतु अगर हमने किसी चीज़ को, जैसे हमने हमारा एक हाथ लो, उस दूसरे हाथ के ऊपर से हथेली दूसरे हथेली पर मिलाओ और एक हाथ से उसको दबाओ तो वो हाथ जो है दूसरी तरफ चला जाएगा। परंतु जब दोनों तरफ से, इस हाथ और इस हाथ, दोनों हाथों को ही एक साथ में अगर हम उस पर दबाव देते हैं तब क्या होता है? उसके जो बल पड़ता है, इधर से दोनों तरफ से जो बल पड़ रहा है तो दोनों एक दूसरे पर बल डालते हैं और हमें उसका बल का अनुभव नहीं हो पाता है। इसीलिए हमें वायु दाब जो हमारे ऊपर गिरती है वो चारों तरफ से होने के कारण हमें उसका अनुभव नहीं हो पाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है और वायुमंडल में
ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से घटने लगता है या गिरने लगता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जैसे ही हम जाएंगे वायु दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान की उपस्थित वायु के ताप पर प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है। हमेशा गर्म वायु ऊपर की ओर जाती है और ठंडी वायु नीचे की ओर रहती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। हम अग्नि जलाते हैं एवं अग्नि जलाने के बाद में क्या होता है, जो अग्नि जल रही होती है, अग्नि जलने पर उसका जो धुआं है वो हमेशा ऊपर की ओर जाता है ना, ऊंचाई पर जाने लगता है। और कोई बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ की सिल्ली पड़ी है, अगर हम उसके आसपास रहते हैं तो हमें जब बिल्कुल पास में हम अपना हाथ ले जाते हैं तब हमें ठंडा महसूस होता है। और अगर बर्फ की सिल्ली नीचे पड़ी है और हम ऊपर से अगर हमारा हाथ लगा के महसूस करते हैं तो हमें क्या उसकी ठंडक महसूस होती है? नहीं होती है। इसका मतलब यह है ठंडी हवा नीचे की ओर दबी रहती है और गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है। उसके लिए हम एक उदाहरण भी कर सकते हैं। हम एक गुब्बारा लेंगे और वो जो गुब्बारा है उसको वहाँ कहीं पर टांग देंगे, नीचे एक मोमबत्ती जला देंगे और मोमबत्ती का जो धुआं है वो ऊपर की ओर उठेगा तो गुब्बारा हिलने लगेगा। और अधिक ज़्यादा समय बुलाएंगे तो गुब्बारा फूट भी सकता है तापमान ज़्यादा होने के कारण। तो हम जान सकते हैं इसके द्वारा कि गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप वह भारी होती है। गर्म हवा हल्की होती है और ठंडी हवा भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है, दबाव ज़्यादा बनाती है और उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर ही गमन करती है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये, वायु हमेशा जहाँ उच्च दाब होता है वहाँ से जहाँ निम्न दाब होता है उसकी ओर चलती है, क्योंकि वायु पर दबाव पड़ता है। तो इधर से अगर दबाव पड़ रहा है तो वायु जहाँ दबाव नहीं पड़ रहा है उसकी ओर जाना अग्रसर होती है, उस तरफ जाने लगती है। पवन, उदाहरण देखिए कि आप जानते हैं चांद जो है, चांद पर वायु नहीं होती है। हमें पता है जल और वायु, ऑक्सीजन चांद पर मौजूद नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जो भी वहाँ जा चुके हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह ये सब लेके जाते हैं। अतएव वहाँ वायु दाब भी नहीं होता है। जहाँ वायु नहीं होती तो वायु दाब भी नहीं होगा। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक भी पहनते हैं, जिससे उनके शरीर में उस वायु का दाब बना रहे और नीचे की ओर यानी कि उस तल पर, चांद के तल पर रहे। यदि वे अंतरिक्ष पोशाक को न पहने, यदि अंतरिक्ष की पोशाक को नहीं पहनेंगे तो क्या होगा? वायु दाब न होने के कारण उनका शरीर एक स्थान पर टिका नहीं रह सकता है और न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगाने के कारण उनकी रक्त शिराएं भी फट सकती है। रक्त की जो शिराएं होती है, रक्त को ले जाने नसें, वो फट जाती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं, यानी उनके अंदर रक्त का स्राव शरीर के अंदर हो जाता है और उनकी मृत्यु हो सकती है। गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं होता है
और वायु दाब भी नहीं होता, इसलिए वहाँ हमारा वजन बहुत ही अत्यंत कम हो जाता है। पवन, पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। पवन आ रही है, मौसमी पवनें आ रही है, जिस तरफ से आता है उस तरफ। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवनों को पश्चिमी या पछुआ पवनें कहते हैं। पवन, सबसे पहला टॉपिक पवन देखते हैं अपन। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु जो है वो गति करती है, उसको ही हम पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है। सड़क पर गिरी हुई पत्तियां जब उड़ती है तथा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है, जब धीरे स्लोली मध्यम जब हवा चलती है, पवनें बहती है, तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते हुए भी हम देख सकते हैं उसको। कभी कभी पवन इतनी तेजी से चलती है कि इसकी विपरीत दिशा में चलना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। कभी कभी पवन इतनी तेज हो जाती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना लगभग दुष्कर हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं होता है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण समस्या उत्पन्न हुई हो। और पवन को मुख्य 3 प्रकारों से विभाजित किया जाता है। जब हम साइकिल लेकर जा रहे होते हैं तब अगर सामने से हवा आती है तो हमें अत्यधिक बल लगाना पड़ता है, क्योंकि वायु हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा दाब लगाती है। हम साइकिल आसानी से नहीं चला पाते हैं, हमें बहुत ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। कार में बैठे हैं, जब कार की विंडो जो होते हैं वो ओपन होते हैं तब क्या होता है, जो सामने से हवा आ रही है वो कार के अंदर प्रवेश करती है और वो जो है दबाव डालती है वाहन को आगे जाने से, और जो गाड़ी है वो दब करके चलती है, बोलते हैं दब रही है, और इंजन पर ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ता है, इंजन को ज़्यादा जो है नुकसान होता है। इसलिए विंडो बंद करके चलते हैं तब गाड़ी आसानी से चलती है, और खोल के चलते हैं तब आवाज़ भी तेज़ आती है। हमें पता है हवा की आवाज़ कितनी आती है। 3 प्रकार की पवनें बता रखी हैं, विभाजित किया गया है 3 प्रकार से पवनों को। क्या आप जानते हैं पवन का नाम आने से उसकी दिशा को निर्धारित करती है, और आने वाली पवनों को पश्चिम पवनों को जिस दिशा से उस दिशा के नाम से हम जानते हैं। 3 प्रकार से बांटा गया है पवनों को: स्थायी पवनें, मौसमी पवनें, स्थानीय पवनें। स्थायी, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है, स्थायी होती है। मौसमी पवनें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। भारत में कौन सी पवनें हैं? मानसूनी पवनें। स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म और शुष्क स्थानीय पवन याद है, जिसे हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में जो गर्म हवा चलती है ग्रीष्म ऋतु में, उसे लू कहा जाता है। ये स्थानीय पवनें स्थान विशेष पर इनका अलग अलग नाम होता है। इस टॉपिक में हमने पवनें, वायु दाब के बारे में जाना है, और अगले टॉपिक में हम आर्द्रता किस प्रकार से और वर्षा कितने प्रकार की होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।